हेलो। 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 चलो राहुल। गुड इवनिंग भाई। जल्दी से बताओ तो वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है, एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से, वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, आप कमेंट करिए, है ना, मुझे पता लग जाएगा वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। देन उसके बाद आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो कंफर्म कर दीजिए जल्दी से एक बार, वीडियो ऑडियो क्लियर है। शुरू करेंगे फिर क्लास को। ये दूसरा क्लास है जो हम लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होने वाला है ना, उसमें जो हम लोग साइंस को पढ़े हैं, तो इसका दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने सिलेबस को आप लोग को बताया था। आज से हम लोग हमारा पहला टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक्चुअली में क्लास है आपका, क्लास आपका कितने टाइम से होने वाला था? आपका 12 बजे से होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया था, उस समय लाइट ऑफ हो गया था, है ना, इसीलिए। तो अभी मैं इवनिंग में क्लास को कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कल से आप लोग का 2 क्लास शुरू होगा। कल आपका 12 से 1 बजे, है ना, और आपका 5 से 6 बजे या 6 से 7 बजे मैं मैसेज कर दूंगा आप लोग को। मतलब कल से 2 क्लास आप लोग का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैं आशा कर रहा हूँ अंतिम क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसको आप लोग देख लिए होंगे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हम लोग ना जीव विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किए हैं, बायोलॉजी को पढ़ना शुरू किए हैं। तो कुछ कुछ विशेष तथ्य मैंने बताया था जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भैया बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस है, ये सब मैंने आप लोग को लास्ट क्लास से बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि भैया जूलॉजी में हमको क्या क्या चीजों को पढ़ना है। देखो, मैंने पूरा सिलेबस को डिस्कस कर दिया था। इन सभी टॉपिक को हम लोग को पूरा पढ़ने हैं, किसमें? जूलॉजी में था, जंतु विज्ञान में, है ना। मतलब मैंने पूरा सिलेबस के बारे में आप लोग को बताया था। फिर मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में जीवो के बारे में भी बताया था। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, कंटेंट सेक्शन में जाओगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जीव के बारे में बताया था आप लोग को, स्वपोषी परपोषी जीव, ये सब मैंने पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया था भैया आपका ये शाकाहारी जीव कौन से होते हैं, मांसाहारी जीव कौन है, सर्वाहारी जीव क्या होता है, नरभक्षी जीव क्या होते हैं, मलभोजी जीव क्या होते हैं, ये सब मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, चलिए अब आज की इस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर इससे पहले वाला क्लास को आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा। लाइव रिकॉर्डेड क्लास करके जो ऑप्शन आते हैं ना, वहां जाके देख सकते हो। चलिए, अब आज से हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है डाइजेशन सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। ठीक है, और राहुल जी जहां भी समझ में नहीं आएगा मुझे क्वेश्चंस करना है यार। ठीक है, और मैं जो भी आपसे पूछूंगा, जितने लोग करेक्टेड है, जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। और एकदम बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा क्लास होने वाला है ना, पहला क्लास है। और बढ़िया प्रॉपर रूप से आप लोग को नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग हमारा पहला टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है डाइजेशन सिस्टम। जिसका नाम क्या है जी? डाइजेशन सिस्टम। अर्थात आज हम लोग पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? डाइजेशन सिस्टम के नाम से। ठीक है, डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारा बायोलॉजी का पहला टॉपिक हो जाएगा। देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर डाइजेशन होता क्या है, पाचन क्या होता है। हमारे टॉपिक का ही नाम है पाचन तंत्र, तो सबसे पहले हम लोग को जानना आवश्यक है कि भाई ये डाइजेशन डाइजेशन अर्थात ये पाचन क्या होता है, किसे आपका डाइजेशन कहते हैं, किसे पाचन कहा जाता है। ठीक है, किसे डाइजेशन या किसे पाचन कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू इजियर फूड इज नोन एज डाइजेशन।
अर्थात जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो आप क्या बताओगे, आपको बताना भी ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू इजी फूड, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड टू इजी फूड, है ना, इजी फूड, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है जो आपका पाचन कहलाता है। मतलब अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, जो जटिल भोजन है, जटिल भोजन, जटिल भोजन का किसमें जी, सरल भोजन में टूटना, जटिल भोजन का किसमें, सरल भोजन में, ठीक है, सरल भोजन में टूटना, जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है जो आपका पाचन कहलाता है। जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू इजी फूड, या बोल सकते हो जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका पाचन क्या होता है, तो आपका भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, यही क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई कि भोजन के बड़े अणुओं का, ठीक है, भोजन के बड़े अणुओं का, भोजन के बड़े अणुओं का जो लार्ज मॉलिक्यूल है ना, तो भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, छोटे अणुओं में टूटना, छोटे अणुओं में टूटना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका पाचन कहलाता है। ध्यान रखना, मतलब देखो जैसे कि ये भोजन के बड़े बड़े क्या आपका मॉलिक्यूल्स है, क्या आपका बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, ये किसमें टूटेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में से टूट जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है जो आपका डाइजेशन, यही क्या कहलाता है, आपका डाइजेशन कहलाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ ये डेफिनेशन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कहां से क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है, मतलब सबसे पहले पाचन ये कहां शुरू होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत, मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत ये कहां से होती है, तो आप लोग को बताना है जी कहां से, हमारे मुख गुहा से, हमारे मुख गुहा, ठीक है। और इसी मुख गुहा को बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, और इसी को ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से शुरू होती है, तो आप बताओगे मुख गुहा से। इसी को आपका ओरल कैविटी, है ना, इसी को ओरल कैविटी या इसी को बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो आपको बताना है सर्वाधिक पाचन पूछेगा तो क्या बताओगे, आप बताओगे छोटी आंत में। कहां जाकर, छोटी आंत, और छोटी आंत को आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो देखो आपका भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, आपका छोटी आंत में होता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, भोजन का अंतिम रूप से पाचन, ठीक है, भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, अगेन आपको आंसर क्या करना है, अगेन आपको आंसर करना है आपका छोटी आंत। क्या आंसर करना है आपका, छोटी आंत, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। अगर अंतिम रूप से पाचन पूछेगा तो भी छोटी आंत बताओगे, सर्वाधिक पाचन पूछेगा तो भी आप छोटी आंत बताओगे, लेकिन सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहां से होती है, अगर ऐसा पूछेगा तो क्या बताओगे, हमारा मुख गुहा, अर्थात हमारा बकल कैविटी, ठीक है। कैसे होती है सब आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जैसा आप लोग को बता रहा हूं उसको आप लोग याद करते चलिए। तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा, पाचन किससे कहेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू इजियर फूड इज नोन एज डाइजेशन, अर्थात जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटना ही आपका क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल टू स्मॉल फूड पार्टिकल इज नोन एज डाइजेशन, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। या ऐसे बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो जटिल भोजन है वही जब सरल भोजन में टूटता है तो वही आपका पाचन कहलाता है। और मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत हमारे बकल कैविटी अर्थात मुख गुहा में होती है, और मनुष्य के शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, और अंतिम रूप से पाचन भी पूछेगा तो क्या बताओगे, आप छोटी आंत बताओगे, क्या बताओगे, छोटी आंत बताओगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का अवशोषण, ठीक है, भोजन का अवशोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी, है ना। तो मनुष्य के शरीर में भोजन का अवशोषण, इसकी शुरुआत कहाँ होती है, ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ जब का, छोटी आंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छोटी आंत में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है जी, ठीक है। बताओ ओम प्रकाश, यहाँ तक याद हो गया, राहुल राहुल यहाँ तक याद हो गया चीजें। आपसे पूछेगा सबसे पहले पाचन कहाँ होते हैं तो क्या बताओगे, मुख गुहा। सर्वाधिक पाचन पूछेगा तो क्या बताओगे, छोटी आंत। अंतिम रूप से पाचन पूछेगा तो भी क्या बताओगे आप, छोटी आंत। लेकिन अगर भोजन का अवशोषण पूछेगा तो भी आप क्या बताओगे, छोटी आंत। अब एक क्वेश्चन आएगा,
अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अवशोषण मतलब क्या होता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। अवशोषण मतलब क्या होता है, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया, इसको भी ध्यान रखना है ना। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, अवशोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो अवशोषण मतलब क्या होता है, पचे हुए भोजन का, यहाँ पर लिख देना देखो, अवशोषण मतलब क्या होगा, पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया, रक्त में मिलने की प्रक्रिया, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इसी को आपका अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब आपका अवशोषण कहा जाता है। आगे समझ में, है ना। तो आशा कर रहा हूँ ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना। आपका सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में, है ना। और सबसे पहले पाचन की शुरुआत मुख गुहा में, अंतिम रूप से पाचन कहाँ, अगेन छोटी आंत में, और अवशोषण की शुरुआत आपका छोटी आंत में। और अवशोषण मतलब क्या होता है, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। आशा कर रहा हूँ ये सारा चीज आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो आपका एक सामान्य परिभाषा हो गया, ठीक है। समझने के लिए मैंने बता दिया कि भैया आपका ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू इजी फूड, है ना। अब देखो टेक्निकली इसका परिभाषा क्या होगा, है ना। अगर एग्जैक्टली इसका परिभाषा देखिए पाचन का, तो आप लोग को ध्यान रखना है पाचन किसे कहा जाएगा, तो आप लोग को ध्यान रखना है, बताओगे कार्बोहाइड्रेट का, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा मैं, है ना। आगे बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, ना ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में। उसके बाद आपका प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में। और आपका वसा का फैटी एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, ठीक है, ग्लिसरॉल में टूटना, यही क्या कहलाता है, जो आपका पाचन कहलाता है, आगे समझ में। अगर आपको टेक्निकली अगर परिभाषा पूछे डाइजेशन किसे कहते हैं ना, डाइजेशन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना भी डाइजेशन किसे कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, और आपका वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है, ग्लूकोज के रूप में टूटता है ना। प्रोटीन किस रूप में टूटता है, अमीनो एसिड के रूप में टूटता है। जबकि जो आपका फैट अर्थात वसा, ये किसके रूप में टूटता है, आपका ये फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में टूटता है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि भोजन का आपका जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटना। तो देखो मैं जो आपका कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ, ये कैसा भोजन है, जटिल भोजन है। मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन, ये कैसा है, जटिल भोजन है। मैं बोल रहा हूँ वसा, ये कैसा भोजन है, जटिल भोजन। अब सरल भोजन कौन सा, देखो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना, ग्लूकोज किस में जाएगा, सरल भोजन में आ जाएगा, है ना। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में टूटना, अमीनो अम्ल किस में आएगा, सरल भोजन में आ जाएगा। वसा का फैटी एसिड में टूटना और ग्लिसरॉल में टूटना, तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये सब किस में आ गया, सरल भोजन में आ जाएंगे, है ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू इजी फूड इज नोन एज डाइजेशन। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका टेक्निकली परिभाषा हो जाएगा किसका, आपका डाइजेशन का। आशा कर रहा हूँ चीजें समझ में आई होगी, है ना। और क्या क्या और महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताया था, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये जो हम लोग डाइजेशन है, पाचन है, ये जो डाइजेशन है, पाचन को हम लोग को दो तरीकों से पढ़ना है, ठीक है, दो आधारों पर पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आहार नाल के बारे में। पहले हम लोग को पढ़ना है आहार नाल के बारे में। और आहार नाल को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। आहार नाल के बारे में पहले पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल होता क्या है बताऊंगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पाचक ग्रंथियां। क्या पढ़ना है जी, पाचक ग्रंथियां को आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पाचक ग्रंथियां को इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो देखो पाचन को अर्थात डाइजेशन को हम लोग को दो स्टेप में पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अर्थात आहार नाल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। अब ये आहार नाल होता क्या है, पाचक ग्रंथियां क्या है, ये भी आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए अब देखो, अब इसके लिए क्या है, आप लोग को पढ़ना है डाइजेशन सिस्टम। क्या पढ़ना है आप लोग को, डाइजेशन सिस्टम। तो जाहिर सी बात है आपको डायग्राम तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। बिना डायग्राम के आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो देखो डायग्राम कैसे बनाना है, एक बार सीख जाओ ना कैसे बनाना है। जैसे देखो आपको पहले क्या बनाना है, ऐसे 10 बनाना है। आपको पहले ऐसे 10 बनाना है, आपने 10 बना लिया। फिर यहाँ से ऐसे एक नाक निकाल देना है, ठीक है, और ये इसका मुंह हो जाएगा। और ऊपर से ऐसे इसको टोपी पहना देना है। आपने टोपी पहना दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ऐसे पाइप आएगा, ये आपका पाइप हो गया। यहाँ से ऐसे पाइप आया ना, ये आपका पाइप हो गया, ये पाइप। उसके बाद यहाँ से ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा जी। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से इधर के लिए एक स्ट्रक्चर जाएगा, ऐसे एक छोटा सा पाइप जाएगा। फिर ये आपका एक गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये ऐसे नीचे आएगा, ये नीचे आ गया। फिर उसके बाद ये ऐसे मुड़ेगा, पूरा सांप जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये सांप जैसे स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसको पूरा हम लोग मिला देते हैं, ये सांप जैसे जो स्ट्रक्चर जो बना है ना, इसको हम लोग पूरा क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। ये हमने मिला दिया इसको, ये हमने मिला दिया, ठीक है जी। इसको हमने क्या किया, इसको हमने
मिला दिया, प्रॉपर रूप से इसे मिला दिया। अब उसके बाद यहाँ से एक और बड़ा पाइप शुरू हो जाएगा, ये बड़ा पाइप है, यहाँ से जो बड़ा पाइप शुरू हुआ है ना, देखो ये बड़ा पाइप शुरू हुआ है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। ये आपका जिसका डायमीटर क्या आपका बड़ा है, ये बड़ा पाइप शुरू हो गया। अब अंतिम में ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, अंतिम में ये स्ट्रक्चर। तो यही क्या है हमारा आहार नाल है, यही क्या है हमारा आहार नाल है। चलो अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, है ना। आहार नाल क्या होता है सब समझ में आ जाएगा। देखो पहले नॉमेनक्लेचर कर दे रहा हूँ, फिर इसका हम लोग जानेंगे आहार नाल किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये क्या है जी, ये माउथ है। ये क्या है, माउथ। क्या है, माउथ। माउथ, इसी को बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आपका मुख गुहा है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी है, इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है दांत और एक होता है जो आपका जीभ। दांत और जीभ। दांत को आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं, टीथ। और जीभ को क्या बोलते हैं आपका, टंग बोलते हैं। जीभ को टंग के नाम से जानते हैं। दांत और जीभ हमारे बकल कैविटी में, हमारे माउथ में दांत और जीभ पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आप अंदर जाओगे ना, तो घंटी में एक स्ट्रक्चर दिखता है। अगर आप लोग मिरर के सामने अपने मुख को बहुत ज्यादा ओपन करोगे तो आपको एक ना घंटी नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे आपने ऐड देखा होगा, विक्स गोली लोग खींच खींच दूर करे वाला ऐड, है ना, उसमें एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यौला बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, यौला। इसको क्या बोला जाता है जी आपका, यौला बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यौला, है ना, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, देखो ये जो आपका पाइप दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। फूड पाइप, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास नली। क्या बोलते हैं जी, ग्रास नली। और इसी फूड पाइप को एक और नाम से जानते हैं, इसी फूड पाइप को एक और नाम से जानते हैं, इसको आपका ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। जो ग्रास नली है, जो फूड पाइप है, इसी को आपका ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। राहुल आ रहा है चीजें समझ में, एकदम बारीकी से पढ़ा रहे हो, एकदम आपका चीजों को ध्यान में रखते हुए, है ना, ताकि सबको समझ में आए, है ना। बताओ आ रहा है सबको समझ में। तो ये माउथ, माउथ में आपका टीथ और टंग हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, यौला बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, यौला बोलते हैं। उसके बाद देखो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। इसी को ईसोफेगस बोलते हैं। इसी को आपको ग्रास नली के माध्यम से, मतलब ग्रास नली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, अमाशय। क्या बोलते हैं इसको, अमाशय। और अमाशय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टमक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, स्टमक। इसको अमाशय बोलते हैं और अमाशय को इंग्लिश में आपका स्टमक कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, देखो यौला को यौला के नाम से ही जानते हैं राहुल, इसको आपका यौला को यौला के नाम से ही जाना जाता है। आप लोग को याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर वाला, ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं इसको, लीवर। और लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, यकृत बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आपका क्या, पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। और पित्ताशय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी, गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। इसको गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, पित्ताशय को गॉल ब्लैडर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखो ये तो हो गया। अब उसके बाद देखो ये अमाशय, अमाशय के बाद इधर मैंने बताया ये लीवर है। और यहाँ पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, आपका पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पत्ती पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। और अग्नाशय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेंक्रियास। क्या बोलते हैं इसको, पेंक्री, पेंक्रियास के नाम से जानते हैं, पेंक्रियास के नाम से जानते हैं किसको, आपको अग्नाशय को। ठीक है, ये अग्नाशय हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ये जो आपको सांप नुमा आपको पतला पतला पाइप दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत। इसी को आपका इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से इसको जानते हैं। जबको देखो आपको उसके बाद देखो एक बड़ा पाइप भी दिख रहा है, ये बड़ा पाइप जिसका डायमीटर बड़ा है। तो ये जो बड़ा पाइप आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं जिसको, बड़ी आंत बोलते हैं। इसको आपका लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से इसको जानते हैं। जबकि ये अंतिम वाला स्ट्रक्चर, ये जो अंतिम वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, गुदा द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गुदा द्वार। अंतिम वाले स्ट्रक्चर को गुदा द्वार बोलते हैं, गुदा द्वार। और इसी इसी गुदा द्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एनस बोलते हैं, एनस। अब बताओ ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया, जल्दी से बताओ राहुल, आगे समझ में नॉमेनक्लेचर किसे किसे किस किस नाम से जानते हैं। देखिए वापस से देखो, ये हमारा बकल कैविटी माउथ हो गया। माउथ में दो चीजें आपको पढ़ना है, जीभ और किसके बारे में, दांत के बारे में। फिर ये स्ट्रक्चर क्या आपका, यौला। उसके बाद नीचे आपका जो पाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं फूड पाइप। इसी को ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, इसी को ग्रास नली कहा जाता है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, स्टमक बोला जाता है ना। इसी अमाशय के अंदर तो क्या भरा होता है, इसी के अंदर सांद्र एचसीएल भरा होता है। जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा ना, अमाशय के बारे में, तो सब चीजों को आपको अच्छे से बताऊंगा। इसी अमाशय के अंदर क्या भरा होता है, सांद्र एचसीएल भरा होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल भरा होता है। आप लोग को ध्यान रखना, आगे पढ़ाऊंगा पूरे इसके बारे में, पहले तो नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। उसके बाद देखो इसके अमाशय के जस्ट नीचे में देखो ये आपका पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं अग्नाशय, पेंक्रियास बोलते हैं। इधर देखो ये बैलून जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं आपको क्या, लीवर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यकृत के नीचे में जस्ट क्या होता है आपका, पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर, है ना। ये आपको क्या, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर है।
उसके बाद ये आपका सांप जैसा आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, पतला पतला जो आपका पाइप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। देखो, भले नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है भाई, भले नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, लेकिन ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्वेश्चन आता है कि हमारे आहार नाल का अर्थात एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। नाम छोटी आंत इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, इस बेसिस पे इसको नाम छोटी आंत दिया गया है, लेकिन ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ध्यान रखिएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद देखो, ये बड़ा वाला पाइप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। और अंतिम में देखो, ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुदाद्वार बोलते हैं, इसी को आपका एनस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एनस या गुदाद्वार कहा जाता है। ठीक है, अब चलो, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, हाँ आपने बता दिया पूरा कि कौन सा आपका ऑर्गन्स है ना, नॉमेनक्लेचर आपने कर दिया। अब आप बताइए आहार नाल होता क्या? तो आहार नाल किसे कहेंगे? देखो, आहार नाल किसे कहेंगे? देखो, आहार नाल किसे कहेंगे? द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस। ये आपका माउथ है ना, ये क्या है जी आपका? देखो, ये आपका माउथ है ना, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये आपका माउथ है, और नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे तो ये क्या आपका? ये गुदाद्वार हो जाएगा, ये एनस हो जाएगा, ये गुदाद्वार। तो बताओगे द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस, मतलब मुख गुहा से लेकर गुदाद्वार तक की लंबाई को, मुख गुहा से लेकर गुदाद्वार तक की लंबाई को ही क्या कहा जाता है आपका? इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसी को आहार कहते हैं ना, आहार नाल कहा जाता है। तो बताओगे आप, मुख गुहा से लेकर, कहां से? मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा से लेकर, मुख गुहा से लेकर कहां तक की जी? गुदाद्वार तक की लंबाई को, गुदाद्वार है ना, मुख गुहा से लेकर गुदाद्वार, गुदाद्वार तक की आपका लंबाई को, गुदाद्वार तक की लंबाई को ही क्या कहा जाता है? आपका आहार नाल कहते हैं। द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस, आप बताओगे लेंथ बिटवीन, है ना, द लेंथ, द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, एनस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, अर्थात मुख गुहा से लेकर गुदाद्वार तक की जो लंबाई है, इसी को क्या बोलते हैं? आपका आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपका मनुष्य में सामान्यतः आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो अगर आहार नाल की लंबाई पूछेगा ह्यूमन में, मनुष्य में, तो क्या बताओगे? 8 से 10 मीटर। ध्यान रखना आपका, मनुष्यों में, ठीक है, मनुष्यों में इसकी औसत लंबाई, मतलब एवरेज लेंथ, मनुष्यों में इसकी औसत लंबाई, मनुष्यों में इसकी औसत लंबाई कितना होता है? तो इसकी औसत लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है जी आपका? 8 से 10 मीटर होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो देखो, आप आहार नाल में क्या क्या चीजों को पढ़ना है। डेफिनेशन तो आपको पता लग गया कि भैया मुख गुहा से लेकर गुदाद्वार तक की लंबाई को आहार नाल कहते हैं। अब आहार नाल में आपको पढ़ना क्या क्या? देखो, आपने जो स्ट्रक्चर लिखा है, क्या क्या पढ़ोगे इसमें? आप पढ़ोगे किसके बारे में? ओरल कैविटी, ओरल, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं जी मुख गुहा जी, है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? फूड पाइप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फूड पाइप, है ना, फूड पाइप के बारे में आप लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ में आप लोग को यूरिया के बारे में बता दूंगा। फूड पाइप के बाद देखो क्या पढ़ना है आपको? स्टमक, स्टमक अर्थात अमाशय, स्टमक, स्टमक के बारे में पढ़ना है, अमाशय के बारे में पढ़ना है। स्टमक के बाद क्या पढ़ना है आपको? छोटी आंत और आपका बड़ी आंत। क्या पढ़ना है आपको? छोटी आंत, है ना, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या पढ़ना है आप लोग को? बड़ी आंत। छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत के साथ साथ आपको और क्या पढ़ना है? बड़ी आंत पढ़ना है। बड़ी आंत के साथ साथ और आपको क्या पढ़ना है? गुदाद्वार के बारे में, है ना। तो देखो, हम लोग जो आहार नाल है उसमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि पाचन को हमको 2 आधारों पर पढ़ना है। तो आहार नाल को पढ़ेंगे, फिर पाचक ग्रंथियों को पढ़ेंगे। अब देखो, ये पाचक ग्रंथियां क्या होते हैं? ये पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। पाचक ग्रंथियां होते क्या है? तो ये क्या करते हैं? ये पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। पाचन में क्या करते हैं? ये आपका सहायता प्रदान, ये पाचन में सहायता प्रदान करते हैं, जो पाचक ग्रंथियां होते हैं ना। अब देखो, पाचक ग्रंथियां में क्या पढ़ना है आप लोग को? आप लोग को पढ़ना है पाचक ग्रंथि में हमारे मुख में जो लार ग्रंथि पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसी आपका पाचक ग्रंथिया में आपको ये देखो अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। इसी पाचक ग्रंथिया में आप लोग को लीवर के बारे में पढ़ना है। इसी पाचक ग्रंथिया में आप लोग को इसके बारे में पित्ताशय के बारे में पढ़ना है ना। मतलब देखो, ये जो आपका पाचक ग्रंथिया है, जस्ट ऊपर में लिख रहा हूं, देखो ये जो आपका पाचक ग्रंथिया है ना, ये जो पाचक ग्रंथिया है, तो पाचक ग्रंथिया में क्या क्या चीजों को पढ़ोगे आप लोग? पढ़ोगे किसके बारे में? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ोगे, जो हमारे मुख में पाया जाता है। इसी पाचक ग्रंथि में आपको क्या पढ़ना है? अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय, पेंक्रियाटिक ग्लैंड, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसी आपका पाचक ग्रंथिया में आपको पढ़ना है लीवर के बारे में, अर्थात यकृत के बारे में। और इसी पाचक ग्रंथिया में आपको पढ़ना है किसके बारे में? पित्ताशय के बारे में। किसके बारे में? जब का पित्ताशय के बारे में। किसके बारे में? पित्ताशय के बारे में। तो इसको हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, किसमें? आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड में। ठीक है, चलो बताओ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? क्या क्या चीजों को कैसे पढ़ना है बता दिया मैंने। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले आहार नाल को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, और आहार नाल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे बकल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में, हमारे मुख गुहा के बारे में। चलो राहुल, बता दो जल्दी से, चीजें समझ में आई क्या? आई समझ में? चीजें समझ में आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ डाउट है तो डाउट को भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी बीच बीच में, अब देखो ये लाइव क्लास है तो जाहिर सी बात है रिप्लाई तो बीच बीच में आप लोग को करना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी जितने टर्मिनोलॉजी है सब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा, है ना। देखो,
जो आपका हिंदी नाम है उसका इंग्लिश नाम भी मैं पूरा आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। आगे समझ में, एक बार राहुल कंफर्म करो जल्दी से, एक बार समझ में आया, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ ये जितने लोग देख रहे हैं सबको समझ में आया, कंफर्म करिए जल्दी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आ गया, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, है ना। अब देखो आहार नाल में क्या क्या चीजों को पढ़ना है आप लोग को पता लग गया, पाचक ग्रंथियों में क्या क्या चीजों को पढ़ना आप लोग को पता लग गया, है ना। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो पहले हम लोग आहार नाल को पढ़ेंगे। और आहार नाल को भी शुरू करने से पहले, आहार नाल को भी शुरू करने से पहले हम लोग जो पाचन प्रक्रिया है उसके जो आपका फेसेस है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर आहार नाल को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए अब एक नया हेडिंग डाल रहा हूँ, फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अब एक नया मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, देखो फेजेस ऑफ, है ना, फेजेस, फेजेस, फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात आपका पाचन तंत्र की अवस्था, पाचन तंत्र की कौन कौन सी अवस्था होती है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो पाचन तंत्र की कौन कौन सी अवस्था होती है इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। हिंदी में लिख रहा हूँ, देखो पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र की अवस्था, पाचन तंत्र की अवस्था, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो पाचन तंत्र की अवस्था में कौन कौन से फेसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहला अवस्था होता है, सबसे पहला फेस होता है आपका इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन, इंजेशन सबसे पहला फेस होता है इंजेशन। इंजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण, क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण, इसको अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं, पहला इंजेशन हो जाएगा। अब ये इंजेशन क्या होता है, भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया, भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया, ध्यान रखना इंजेशन किसे कहेंगे, तो भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया, ठीक है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ले जाने की, शरीर के अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, आपका इंजेशन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्शन, आपका इंजेशन कहा जाता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इंजेशन, इंजेशन के बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका डाइजेशन, इंजेशन के बाद आपका डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन, क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाचन, है ना। अब देखो आपने पहले भोजन को शरीर के अंदर लिया, मतलब आपने भोजन को ग्रहण किया, अब क्या करोगे, भोजन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पाचन मतलब क्या होता है, भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना। पाचन मतलब क्या होता है, पाचन मतलब होता है आपका भोजन के आपका जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, बड़े अणुओं का, उसी का छोटे अणुओं में टूटना, उसी का छोटे अणुओं में टूटना, यही क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। तो पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा स्टेप आपका पाचन, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है आपका एब्जॉर्प्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आपका अवशोषण। अब ये अवशोषण मतलब क्या होता है, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया, पचे हुए भोजन का इसमें रक्त में मिलने की प्रक्रिया, रक्त में मिलने की प्रक्रिया, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। अवशोषण के बाद चौथा फेस होगा आपका एसिमिलेशन, चौथा फेस आपका एसिमिलेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वांगीकरण, क्या बोलते हैं इसको, स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, भोजन को आपने खाया, ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद क्या करोगे, आप बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ोगे, टूटने के बाद क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा, मतलब अवशोषण मतलब पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया, अवशोषण। अब अवशोषण के बाद क्या होगा, देखो अब देखो पचा हुआ भोजन रक्त में मिल गया, पचा हुआ भोजन रक्त में मिल गया, अब क्या होगा, वो बॉडी के विभिन्न पार्ट में जाएगा, जो पचा हुआ भोजन वो रक्त में मिला, रक्त में मिलने के बाद वो शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा और उसको क्या करेगा, एनर्जी प्रदान करेगा। तो यही क्या कहलाता है, आपका स्वांगीकरण कहलाता है, मतलब पचे हुए भोजन का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना और ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, पचे हुए भोजन का, ठीक है, पचे हुए भोजन का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचना, ठीक है, पहुंचना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका एसिमिलेशन अर्थात स्वांगीकरण। और अंतिम में क्या होता है, पांचवा, अंतिम होगा आपका एक्सक्रेशन, है ना, एक्सक्रेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आपका उत्सर्जन, क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, अर्थात क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना, है ना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ इसको शरीर से बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका एक्सक्रेशन कहलाता है, ठीक है, उत्सर्जन कहलाता है। तो बताओ ये स्टेप याद हो गया, इजेशन, डाइजेशन,
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और आपका ये एक्सक्रीशन, है ना, अर्थात आपका अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन, ये क्या आपका पाचन की अवस्था है, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या आपका फेजेज है, अवस्था है, ये आप लोग को याद रखना है। याद हो गया राहुल? सीधी सी बात है यार, इंजेशन मतलब आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो, पाचन मतलब भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, और शोषण मतलब पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया। उसके बाद स्वांगीकरण मतलब जो आपका भोजन जो पच गया, जो रक्त में मिल गया, ठीक है, वो आपको विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं हमारे बॉडी के, वही क्या कहलाता है आपका एसिमिलेशन कहलाता है ना, स्वांगीकरण कहलाता है। और जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है उसका शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है आपका उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलो बताओ, ये समझ में आ गया? ये फेजेस मैंने बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के मैंने फेजेस बता दिया। अब इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आहार नल। आहार नल आप लोग को पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। जल्दी से कंफर्म करिए, जल्दी से। राहुल जी आ गया समझ में? चलो भाई, अब मैं आहार नल पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ, फिर आगे समझ में। कई बार ये आपका सीक्वेंस से इसको लिखने के लिए दे दिया जाता है कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले इंजेक्शन होगा और सबसे बाद में आपका एक्सक्रीशन होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया सबको समझ में? चलो जी, आ गया, ठीक है। चलो हो गया, वो एस्टिमुलेशन में आ जाएगा राहुल जी, वो आपका एस्टिमुलेशन में आ जाएगा, एस्टिमुलेशन में, ठीक है, एस्टिमुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। देखो, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया क्या होगा आपका अवशोषण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे रक्त में मिल गया तो रक्त में मिलने के बाद क्या होगा, वो पूरे बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचेगा, और बॉडी के जब विभिन्न भागों में पहुंचेगा तब क्या होगा, वो बॉडी अपना काम करना प्रारंभ करेगा, मतलब वो बॉडी को एनर्जी मिल जाएगा, तो यही क्या कहलाता है आपका एनर्जी, मतलब यही आपका एस्टिमुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका एस्टिमुलेशन कहलाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आहार नाल। आहार नाल को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, किसको, आहार नाल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलो, आहार नाल को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आहार नाल होता क्या है, मैंने बताया था, द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस, अर्थात मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को ही आहार नाल कहते हैं। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, आहार नाल के बारे में, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आहार नाल। मैंने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम का प्रैक्टिस करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम लोग पढ़े हैं ना, केवल आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ही काम नहीं होना है, पूरा आपका सहायक शिक्षक उसमें भी काम आएगा, ठीक है। अगर एनटीपीसी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी काम आएगा, आपको साइंस और अदर पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत डीप हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सभी एग्जाम को ध्यान रखते हुए चीजों को आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग क्लास अटेंड करेगा। अब देखो, आहार नाल में अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे मुख गुहा के बारे में, किसके बारे में, हमारे मुख गुहा के बारे में। और मुख गुहा को ही आपका बकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं, किस नाम से, इसको बकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। मुख गुहा को बकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो, मुख गुहा में दो स्ट्रक्चर पाई जाती है। मुख गुहा में कितने स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर। पहला आपका दांत हो जाएगा और दूसरा क्या होगा जी, आपका जीभ हो जाएगा, दांत और आपका जीभ। दांत तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीथ। और जीभ को क्या बोलते हैं आपका, जीभ को आपका टंग के नाम से जानते हैं, किस नाम से, टंग के नाम से। तो पहले अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में, ठीक है। चलिए, तो पहले अभी हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं किस बारे में, दांत के बारे में, ठीक है। देखो, दांत के बारे में, दांत के बारे में अर्थात टीथ के बारे में, ठीक है, दांत अर्थात टीथ के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोग को दांत का पर्यायवाची बताऊं, दांत का अगर पर्यायवाची, देखो मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं, अगर आप लोग को हिंदी पढ़ना होगा तो हिंदी की क्लासेस भी चल रही है, क्योंकि अगर सहायक शिक्षक की तैयारी करो, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का, उसमें हिंदी पढ़ना है। आगे सीजीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी आप लोग को हिंदी पढ़ना है। और हमारे क्षेत्र के सभी एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो हिंदी का क्लासेस भी चल रहा है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दांत का हो जाएगा रद, हो जाएगा रद। रथ के साथ साथ इसको रदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, रदन बोलते हैं। इसको दंत के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, आपका दंत के नाम से भी जानते हैं। आपका दांत को आपका कृंतक बोलते हैं, कृंतक। दांत को आपका रदनक, रदनक के नाम से भी जानते हैं। दांत को आपका चवर्णक भी बोलते हैं, चवर्णक, चवर्णक बोलते हैं। दांत को आपका अग्र चवर्णक, है ना, अग्र, अग्र चवर्णक के नाम से भी जानते हैं। ये तो दांत के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं दांत के बारे में। तो सबसे पहला चीज आपसे पूछेगा, स्टडी ऑफ टीथ, है ना, स्टडी, स्टडी ऑफ टीथ अर्थात दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ओडेंटोलॉजी, है ना, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन करना आपका ओडेंटोलॉजी कहलाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, सामने में ओ रहता है ना। ओडेंटोलॉजी क्या होता है, आपका दांत का अध्ययन करना कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दांत के जो आपको स्पेशलिस्ट होते हैं, दांत के जो विशेषज्ञ होते हैं, दांत के जो स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ होते हैं, इन्हें किस नाम से जानते हैं, इनको आपका डेंटिस्ट, दांत के जो विशेषज्ञ होते हैं उसको डेंटिस्ट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डेंटिस्ट के नाम से, है ना। तो देखो, स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको डेंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं दांतों की संख्या, अब हम लोग बात करते हैं दांतों की संख्या, दांतों की संख्या। तो दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, आप लोग को पता होगा, दांतों की संख्या कितनी है, 32, है ना। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है आपका, 32 होती है, कितनी, 32 होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब हम लोग देखते हैं आपका दांतों के प्रकार, है ना, दांतों के प्रकार।
और किसके आधार पर? ये संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, है ना, संख्या के आधार पर। अभी हम लोग दांतों के प्रकार पढ़ेंगे किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। अब देखो मैंने बताया कि कुल दांत की संख्या कितना होता है? जब आपका 32 होता है, ठीक है, 32 दांत। अब ये जो 32 दांत है इसको आपका दो भागों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, ठीक है, संख्या के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका स्थायी दांत। पहला क्या होगा? जब आपका स्थायी दांत, स्थायी दांत, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपका? अस्थायी दांत। दूसरा क्या होगा आपका? अस्थायी, अस्थायी दांत, ठीक है, अस्थायी दांत। अच्छा, स्थायी दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका परमानेंट, ठीक है, इसको परमानेंट, परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ, है ना, इसको टेम्पररी, इसको टेम्पररी टीथ के नाम से जानते हैं, टेम्पररी टीथ, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, यही जो आपका अस्थायी दांत है, यही जो आपका टेम्पररी टीथ है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को आपका मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। और इसी को एक और नाम से जानते हैं हिंदी में, आपका दूध के दांत, है ना, किस नाम से? दूध के दांत। इसको दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। अब देखो क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? आपसे पूछेगा कि मनुष्य के मुख में, है ना, मनुष्य के मुख में आपका स्थायी दांत की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, जो 32 के 32 दांत है इसको स्थायी दांत के रूप में लिया जाता है। कितने? 32 के 32 दांत को स्थायी दांत में काउंट किया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। जबकि अस्थायी दांत की संख्या की बात करूं, है ना, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 20। इसकी संख्या आपका 20 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ नहीं देना है, ये बता दो कि सभी दांत को आपका स्थायी दांत मानते हैं टोटल को, तो 32 हो जाएगा इसकी संख्या। जबकि आपका अस्थायी दांत की संख्या कितनी है? आपका 20 है। इसी को आपको दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका अस्थायी दांत होते हैं, यहाँ पास लिखते हैं, देखो ये जो आपका अस्थायी, ये जो आपका अस्थायी दांत होते हैं, है ना, ये आपका 2 बार आने वाले दांत होते हैं। कितने बार? ये 2 बार। ये 2 बार आने वाले, 2 बार आने वाले दांत होते हैं, 2 बार आने वाले दांत होते हैं। तो आपसे पूछेगा 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितनी है? तो आपका स्थायी दांत की संख्या 20 है, तो जाहिर सी बात है 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितना होगा? आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों में क्या होता है, आपका 13 से 14 वर्ष की उम्र तक अगर एक बार दांत झड़ता है तो वापस आ जाता है, तो वापस आ रहा है मतलब दूसरा बार आ रहा है, तो बताओगे। और पूछेगा कि कौन से दांत है वो आपका 2 बार आता है, तो क्या बताओगे? दूध के दांत। इसी को आपका अस्थायी दांत बोलते हैं, इसी को टेम्पररी टीथ के नाम से जानते हैं। ये आपको 2 बार आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या, केवल केवल एक बार, केवल एक बार आने वाले, केवल एक बार आने वाले दांतों की संख्या, केवल एक बार आने वाले दांतों की संख्या, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना भाई, तो क्या बताओगे? आपको बताना केवल एक बार आने वाले दांतों की संख्या कितना? आपका 12। तो देखो अगर 20 और 12 को ऐड करोगे, 20 और 12, तब कितना हो जाता है? टोटल आपका 32 हो जाता है। कितना? आपका 32 हो जाता है, ठीक है। तो आपका 2 बार आने वाले दांत की संख्या कितना है? आपका 20 है। उसी को अस्थायी दांत बोलते हैं, उसी को मिल्क टीथ बोलते हैं। लेकिन केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे? 12 पूछोगे, 12 बताओगे ना। और 20 और 12 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 32 हो जाएगा। कितना होगा? आपका 32 हो जाएगा। बताओ जल्दी से। राहुल यहाँ तक समझ में आ गया? कंफर्म कर दीजिए जल्दी से मुझे, यहाँ तक समझ में आ गया? वापस दोहरा देखो, स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी, आपका दांतों के विशेषज्ञ को डेंटिस्ट कहते हैं। दांतों की संख्या 32 है, टोटल स्थायी दांत की संख्या 32 और अस्थायी दांत की संख्या 20। केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या आपका 12 और 2 बार आने वाले दांत की संख्या आपका 20। तो 20 और 12 कितना होगा? आपका कितना होगा? आपका 32 हो जाएगा। कितना होगा? आपका 32 हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? आगे समझ में? एक बार कंफर्म करो जी, एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म करो, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। आगे ना समझ में? चलो आगे बढ़ू, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो मैंने बताया दांतों के प्रकार संख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। अब हम लोग दांतों के प्रकार पढ़ेंगे उसके कार्य के आधार पर, उसके संरचना के आधार पर, ठीक है। चलो अब देखते हैं दांतों के प्रकार, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार। लेकिन इसमें आधार क्या रहेगा? इसमें आधार रहेगा आपका उसके कार्य, है ना, उसके संरचना, संरचना या उसके आकृति के आधार पर, या उसके आकृति के आधार पर, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, इसके बेसिस पे भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग अब दांतों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो अगर कार्य, संरचना, आकृति के आधार पर देखें तो दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? जब आपका 4 प्रकार, ठीक है। दांतों के आपको कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो सबसे पहला प्रकार, सबसे पहला प्रकार क्या होगा? पहला प्रकार आपका हो जाएगा जब आपका इंसाइजर, पहला इंसाइजर हो जाएगा, इंसाइजर। दूसरा क्या होगा? केनाइन, दूसरा केनाइन हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा प्रीमोलर, तीसरा क्या होगा? प्रीमोलर। और चौथा क्या होगा? आपका मोलर हो जाएगा। चौथा क्या होगा? जब आपका मोलर हो जाएगा। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक, इसको बोलते हैं कृंतक, कृंतक बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रदनक, क्या बोलते हैं जिसको? रदनक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक, इसको अग्रचवर्णक के नाम से जानते हैं, अग्रचवर्णक।
और इसको क्या बोला जाता है आपका चवर्णक, इसको चवर्णक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या क्या बता दिया देखो आपका कृंतक, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, मतलब सॉरी आपका कृंतक, रत्नक, अग्रचर्णक, चवर्णक, ये हिंदी नाम है। बाकी इंग्लिश नाम क्या होगा आपका देखो इंसाइजर, इंग्लिश नाम में आपका इंसाइजर, इंसाइजर, इंसाइजर के बाद आपका केनाइन, केनाइन के बाद आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद जी आपका मोलर हो जाएगा, प्रीमोलर के बाद आपका मोलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर या आकृति के आधार पर दांतों के 4 प्रकार हो जाएंगे। संख्या के आधार पर तो बताया था स्थायी दांत और अस्थायी दांत, अभी आपका कार्य, संरचना और आकृति के आधार पर है। ठीक है, अब देखिए ये जो इंसाइजर दांत है, इंसाइजर दांत को आपका स्माइल टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्माइल, इसको स्माइल टीथ, स्माइल टीथ के नाम से जानते हैं। जब हम लोग हंसते हैं, जब हम लोग हंसते हैं तो बड़ा बड़ा जो सामने में दांत दिखता है ना, वही आपका क्या होता है? आपका इंसाइजर दांत होता है। बताऊंगा आगे, पूरा स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कौन से दांत को अगर स्माइल दांत बोलते हैं या स्माइली टीथ बोलते हैं तो क्या बताओगे? इंसाइजर दांत को। आगे बात करते हैं इंसाइजर दांत का मेजर फंक्शन क्या है। ये आपका कटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? कटिंग का। ये कटिंग, कटिंग का कार्य करता है, कटिंग का कार्य करता है। जाहिर सी बात है, दांत है मतलब तो आपका भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो किसका काम करता है? कटिंग का काम करता है ना। इसको स्माइली टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब इसकी कुल संख्या है ना, हमारे मुख में इंसाइजर दांत की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? तो इसकी कुल संख्या होती है जब का 8। कितना आपका? 8 होती है। कैसे 8 होती है सब आगे पता चलेगा, अभी जैसा बता रहा हूँ वैसे याद करते चलिए। अब बात करते हैं केनाइन दांत। ये जो केनाइन दांत होता है, जिसको रत्नक के नाम से जानते हैं, ये आपका नुकीला दांत होता है। कैसा होता है आपका? नुकीला। ये आपका नुकीला दांत होता है। ठीक है, हमारे भी मुख में केनाइन दांत पाया जाता है। ये कैसा दांत है? नुकीला दांत है ना। अब ध्यान रखना, इसको ना आपका जनरली आपका जंगली जीवों को, ठीक है, जंगली, ध्यान रखना इसको किसको दिया गया है आपका? इसको आपका जंगली जानवरों को, जंगली जानवरों को दिया गया है। ध्यान रखना इस दांत को। और ये दांत करता क्या है? ये दांत आपका चिड़ने फाड़ने का, अर्थात टीजिंग, है ना, चिड़ने फाड़ने का काम करता है। ये दांत क्या करता है? चिड़ने फाड़ने का, चिड़ने फाड़ने का कार्य करता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसकी संख्या की बात करते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या, आपको कुल संख्या की बात करें ना, कुल संख्या, इसकी कुल संख्या 4 है। कुल संख्या कितना आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा कौन सा दांत नुकीला होता है, तो क्या बताऊंगा? केनाइन दांत। अभी स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी जैसा पढ़ा रहा हूँ ना, जैसा मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आप लोग को, वैसे आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, देखिए, तो ये नुकीला होता है, ये आपका जंगली जानवरों को अधिकतर दिया गया है, और ये चिड़ने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, हमारे मुख में भी केनाइन दांत पाया जाता है। जस्ट आपका इंसाइजर के बगल में केनाइन दांत पाया जाता है। स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसी केनाइन दांत से आप तार को छीलते हो, इसी से आप क्या करते हो? गन्ना को छीलते हो, है ना। इसी से अगर आपको नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज को भी केनाइन दांत से वो खाया जाता है। आप सामने वाले दांत से तार नहीं छील पाओगे, आप सामने वाले दांत से गन्ना नहीं छील पाओगे। ठीक है, वो किसका यूज करते हो? आप केनाइन दांत का यूज करते हो। ठीक है, हमारी प्रकृति में जो मांसाहारी जीव है सबको केनाइन दांत दिया गया, क्योंकि मांसाहारी जीव क्या करते हैं? चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। अच्छा, भी ध्यान रखो कि मनुष्य के मुख में भी केनाइन दांत दिया गया है। मतलब मनुष्य के मुख में भी केनाइन दांत इस बात को बता रहा है कि मनुष्य जन्म से आपका मांसाहारी प्रकृति का है, क्योंकि जो केनाइन दांत अधिकतर ना मांसाहारी जीवों को दिया गया, जो आपका चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। तो ये मनुष्य के मुख में भी पाया जा रहा है, मतलब मनुष्य क्या है आपका? जन्म से मांसाहारी प्रकृति का है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। भले वो बाद में वो खा रहा है नहीं खा रहा है मांस, वो बात की बात है, लेकिन जन्म से कौन से प्रकृति का है? जो आपका मांसाहारी प्रकृति का, मांसाहारी नेचर का है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा दांत नुकीला होता है पूछेगा तो क्या बताओगे? केनाइन दांत। कौन सा कार्य करता है? चिड़ने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रीमोलर। ये जो प्रीमोलर दांत है, ठीक है, ये क्या आपको? ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा कार्य करता है। सबसे ज्यादा क्या करता है? कार्य करता है, ध्यान रखना। और ये करता क्या है? यह भोजन को बारीक पीसने का, मतलब ग्राइंडिंग करने का, या भोजन को बारीक बारीक पीसने का, बारीक पीसने का कार्य करता है। बारीक पीसने का क्या करता है? जो आपका कार्य करता है, ये भोजन को ग्राइंड करने का या बारीक पीसने का काम करता है। ध्यान रखना, कौन सा दांत? आपका मोलर दांत। जबकि ये जो प्री मोलर दांत ना, जबकि मोलर दांत है, मोलर दांत, ये क्या है आपका? ये करता क्या है? जो आपका मोलर दांत है क्या करता है? ये आपका भोजन को लार के साथ मिक्स कराता है। लार के साथ क्या क्या कराता है? मिक्स कराता है। मतलब देखा जाए तो जो आपका मोलर दांत है, ये ग्राइंडिंग का भी काम करेगा, ग्राइंडिंग के साथ साथ ये आपका मिक्सिंग का भी काम करता है। ग्राइंडिंग और मिक्सिंग दोनों काम कर रहा है। ये आपका ग्राइंडिंग का काम करता है। ठीक है, अब देखो इसकी संख्या प्री मोलर की संख्या कितना होता है? प्री मोलर की कुल संख्या होता है आपका 8। कितना होता है? जब आपका 8 होता है, ध्यान रखना। जबकि मोलर दांत की कुल संख्या कितना होता है? तो इसका होता है आपका 12। कितना होता है कुल संख्या? 12। तो देख लो, 8 8 दूनी 16, 16 4 20, और 20 और 12 32, तो हो गया टोटल 32। तो कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से दांत को अक्कल दांत बोलते हैं? तो ध्यान रखना, जो आपका मोलर टीथ है ना भाई, इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को आपका अक्कल दांत,
इसी को अक्कल दांत के नाम से जानते हैं। इसी को आपका विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। देखो, अक्कल दांत बोल रहा है तो हमारे अक्कल से, बुद्धि से कोई आपका संबंध नहीं है। अक्कल दांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपका मोलर दांत है सबसे बाद में आता है, मतलब ये आपका 23 से 25 वर्ष की उम्र में आता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस एज तक सभी इंसान क्या हो जाते हैं, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। तो मैच्योरिटी के बेसिस पे इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको अक्कल दांत बोलते हैं। लेकिन इसका बुद्धि से, हमारे अक्कल से कोई रिलेशन नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपका मोलर दांत है ये कैसा आपका अंग है? ये एक अवशेषी अंग है। ठीक है, अवशेषी अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल, है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं अवशेषी अंग को, इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब अगर ये हमारे बॉडी में नहीं है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ, आप लोग 20-22 वर्ष तक आप लोग बिना आप मोलर दांत के रहे तो कोई दिक्कत हो रहा था आपको? नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। तो अगर मान लो कि आपका मोलर दांत अगर नहीं भी आया तो भी व्यक्ति को कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसलिए कैसा अंग है आपका? अवशेषी अंग है। कैसा अंग है आपका? अवशेषी अंग, वेस्टिलियर ऑर्गन बोलते हैं। आप लोग को रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अवशेषी अंग कौन सा आपका दांत होता है? तो क्या बताओगे? चवर्णक। इसी को आपका अक्कल दांत के नाम से जानते हैं, है ना। और अगर ये नहीं भी रहेगा तो भी इंसान प्रॉपर रूप से अपना काम कर सकता है। देखो ना, ये आपका 22 से 24 वर्ष की उम्र में आता है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। तो क्या 22 साल की उम्र तक व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है? क्या कर तो रहा है भी, अच्छा से खाना खा रहा है, उसका दांत प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहा है। मतलब अगर ये नहीं भी रहेगा तो भी इंसान रह सकता है, जीवित रह सकता है। ठीक है, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अवशेषी अंग, हिंदी में बोलते हैं इसको अवशेषी अंग कहा जाता है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना, अक्कल दांत के बारे में एक चीज और ध्यान रखना। देखो, ये सबसे बाद में आता है और कई लोग क्या करते हैं पता है, एक समय के बाद ना इसको अपने मुख से निकलवा भी देते हैं। क्या कहते हैं? अपने मुख से निकलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये आपका बहुत ज्यादा पेन करने लग जाता है, बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाता है। ठीक है, तो सब अपने आप में क्वेश्चन है। किसे स्माइली टीथ बोलते हैं? स्माइली टीथ की संख्या कितनी है? कौन सा दांत चिड़ने फाड़ने का काम करता है? कौन सा दांत ग्राइंडिंग का काम करता है? कौन सा दांत आपका ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम करता है? तो अब बताओ, गया ग्राइंडिंग मिक्सिंग बोलेगा तो मोलर, ग्राइंडिंग बोलेगे तो आपका प्री मोलर, और आपका चिड़ने फाड़ने का तो केनाइन, और आपका काटने का, है ना, तो आप बताओगे क्या जी? या जब हम लोग हंसते हैं तो जो सामने में दिखता है वो कौन सा दांत होता है? आपका केनाइन, आपका इंसाइजर दांत होता है। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है, देखो ये तो मैंने बता दिया आप लोग को। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, आपने देखा होगा हाथी का दांत, आपने क्या देखा होगा? हाथी का दांत। हाथी का दांत कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, नुकीला। आपने देखा होगा हाथी का दांत इस प्रकार से नुकीला होता है। तो नुकीला है समझ के आप लोग को इसको केनाइन नहीं लगाना है, क्योंकि केनाइन दांत नुकीला होता है। एक्चुअल में हाथी का दांत ना इंसाइजर नेचर का होता है। हाथी का जो दांत होता है इंसाइजर नेचर का होता है, ध्यान रखेंगे। आपने वो कहावत तो सुना होगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और ये पूछा भी गया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। जो हाथी का दांत हालांकि नुकीला दिखता है, लेकिन ये आपका कैसा नेचर का है? ये इंसाइजर नेचर का है, ना कि केनाइन। इसलिए इसका सही आंसर आपका इंसाइजर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। चलो बता दो एक बार जल्दी से राहुल जी, यहाँ तक चीजें जो मैंने बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक जो भी चीजें मैंने आप लोग को बताया समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद मैं आप लोग को टिप फार्मूला बताऊंगा, फिर बताऊंगा बच्चों में कौन सा दांत सबसे पहले आता है, कौन सा दांत सबसे बाद में आता है, ये सब मैं बताऊंगा। बताओ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? एक बार कंफर्म कर दीजिए, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कंफर्म कर दो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो जल्दी से बताओ, चीजें समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया दांतों के प्रकार, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसाइजर को स्माइल टीथ बोलते हैं, केनाइन चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं, अर्थात टीजिंग का काम करते हैं, प्रीमोलर सबसे ज्यादा काम करते हैं ग्राइंडिंग का, और आपका मोलर ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम करते हैं। ठीक है, किसके साथ मिक्स करते हैं? भोजन को लार के साथ। और लार, देखो ध्यान रखना, आपका जब भोजन है ना, जब फूड अर्थात भोजन है वो लार के साथ मिक्स्ड होता है, जब भोजन लार के साथ मिक्स्ड होता है तब जो पेस्ट बनता है, जब भोजन लार के साथ मिक्स्ड होता है तब जो पेस्ट बनता है उसको बोलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जब आपका बोलस, इसको ना बोलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बोलस के नाम से इसको जाना जाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। कौन से दांत को आपको अक्कल दांत बोलते हैं? मोलर दांत को सबसे बाद में आता है इसलिए, है ना। और मैंने बताया भले ही इसका नाम अक्कल है लेकिन अक्कल से कोई इसका संबंध नहीं है, ये सबसे बाद में आ रहा है, और बाद में आने तक व्यक्ति क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है, इसलिए इसको अक्कल दांत बोल देते हैं। और एक अवशेषी अंग भी है, अगर नहीं भी आएगा है ना, या नहीं भी रहेगा तो भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 22-23 साल तक तो आया नहीं रहता है ना, उस टाइम तक आया नहीं रहता, तो क्या इंसान का काम नहीं चलता? क्या चलता है तो इंसान का काम, है ना। तो ये क्या क्या आपका अवशेषी अंग है, आप लोग याद रखिएगा। चलो, तो ये मैंने बता दिया आपका दांतों के प्रकार। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दांत सूत्र, है ना, दांत सूत्र।
टीथ फार्मूला, डेंटल फार्मूला, है ना, दांत सूत्र, दंत सूत्र। देखो अब हम लोग पढ़ते दंत सूत्र, दंत सूत्र, या इसी को आपका बोलते हैं टीथ फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? टीथ फार्मूला। इसी को टीथ फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। आपका दंत सूत्र को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? जब आपका टीथ फार्मूला बोला जाता है। अब ये होता क्या, देखो ध्यान से समझना है इसको, है ना राहुल, ध्यान से समझना है जो बता रहा हूँ। देखो दंत सूत्र क्या होता है आपको देखो 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3। ये जो मैंने आपका टीथ फार्मूला बताया, ये किसका है? ये आपका एडल्ट का है। किसका? एडल्ट का। ये एडल्ट का हो जाएगा, बच्चे का, चाइल्ड का पूछेगा तो क्या बताओगे? 2102 डिवाइड बाय 2102, है ना ये। अब देखो एडल्ट में देखो, ये जो आपका 2 बता रहा है, ये जो आपका 2 है ना, ये 2 किसको बता रहा है? ये आपका इंसाइजर की संख्या को, ये इंसाइजर, ये इंसाइजर, इंसाइजर की संख्या को, 2 इंसाइजर की संख्या को बता रहा है, इंसाइजर की संख्या को बता रहा है। ये जो आपका 1 है ना, ये जो आपका 1 है, ये बता रहा है केनाइन की संख्या को। किसको? केनाइन, केनाइन की संख्या, केनाइन की संख्या को बता रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अगेन देखो, अगेन क्या आपका 2 है, अगेन आपका 2 है, ये किसको बता रहा है? ये आपका प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या, ये प्रीमोलर की संख्या बता रहा है, प्रीमोलर की संख्या। उसके बाद और क्या देखो 3, ये जो 3 बता रहा है किसको बता रहा है? ये आपका मोलर की संख्या को। 3 किसको बता रहा है? मोलर की संख्या, मोलर की संख्या को बता रहा है। ठीक है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो 2 आपका नंबर ऑफ इंसाइजर को बता रहा है, 1 नंबर ऑफ केनाइन को बता रहा है, उसके बाद आपका 2 नंबर ऑफ प्रीमोलर को और 3 नंबर ऑफ मोलर को। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा चलो अब इसको समझाता हूँ, मैं अब इसको समझाता हूँ। मैंने क्या किया देखो, मैंने माउथ बना, मैं क्या कर रहा हूँ? माउथ बना रहा हूँ। ठीक है, मैं माउथ बना रहा हूँ, मुंह बना रहा हूँ। देखो ये, इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, है ना। देखो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ये 4 भाग हो गया। अब देखो आपका 2 क्या है? नंबर ऑफ इंसाइजर, तो आपको 2 दांत बनाने हैं, 2 1 और आपका 2, ये आपका 2 इंसाइजर हो गया। फिर 1 क्या है? नंबर ऑफ केनाइन, केनाइन कैसा होता है? ऐसे नुकीला होता है, ये आप नुकीला बना दिए। फिर उसके बाद 2 क्या है? नंबर ऑफ प्रीमोलर, फिर 1 और ये 2 नंबर ऑफ प्रीमोलर। फिर 3 क्या है? नंबर ऑफ मोलर, 1 2 और ये 3 हो गया। अब काउंट कर लो, देखो एक साइड कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक साइड कितना हो गया? दांत की संख्या 8 हो गया। कितना हो गया? 8। सेम इसी प्रकार से इधर भी होगा, देखो इधर भी होगा। इधर भी क्या होगा? आपका इंसाइजर की संख्या आपका 2 होगा, केनाइन की संख्या आपका ऐसे 1 होगा, प्री मोलर की संख्या कितना होगा? जब आपका ऐसे 2 होगा, और मोलर की संख्या कितना होगा? ऐसे आपका 3 हो जाएगा। ये आपका 3 हो गया, है ना। अब उसके बाद देखते हैं नीचे में भी होगा, नीचे में भी इंसाइजर की संख्या देखो आपका 2 हो जाएगा, केनाइन की संख्या आपका ऐसे 1 होगा, प्री मोलर की संख्या ऐसे आपका 2 होगा, और मोलर की संख्या कितना होगा? आपका 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। इधर भी सेम होगा, इधर भी इंसाइजर की संख्या आपका 2 होगा, केनाइन की संख्या आपका 1 होगा, प्री मोलर की संख्या से 2 होगा, और मोलर की संख्या क्या होगा? मोलर की संख्या से आपका 3 हो जाएगा। हो गया आगे समझ में? मतलब देखो एक साइड कितना है? 8, तो इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, तो टोटल कितना होगा? 8 चौका 32। इसीलिए आपका कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका 32 होती है। कितनी होती है? आपका 32 होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके बाद मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा। अब देखो ये जो आपका 4 दांत है ना, देखो अगर इस साइड की बात करो तो इस साइड में ये दोनों क्या है? आपका इंसाइजर है, इस साइड में ये दोनों आपका इंसाइजर है कि नहीं? बताओ, ये दोनों इंसाइजर है ना। नीचे में देखो, नीचे में आपका ये दोनों इंसाइजर है, ठीक है, और ये दोनों क्या आपका इंसाइजर है। अब बताओ इंसाइजर की संख्या कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तभी तो मैंने यहाँ पास देखो, जब मैं पढ़ा ना, तो इंसाइजर की संख्या मैंने कुल संख्या क्या बताया? 8 बताया। कितना? 8। सीधी सी बात है भाई, एक साइड कितना है? एक साइड अगर इंसाइजर की संख्या 2 है तो उसको 2 को 4 से गुना करोगे, क्योंकि चारों भाग में हम लोग देख रहे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इंसाइजर की संख्या आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो केनाइन दांत कौन सा है? केनाइन दांत कौन सा है? देखो मैं उसको ना आपका डार्क कर दे रहा हूँ, जैसे कि देखो मैं डार्क करता हूँ, आपका पिंक कलर में कर दे रहा हूँ, पिंक कलर में। देखिए ये जो आप नुकीला दांत देख रहे हो, ये आप जो नुकीले दांत देख रहे हो, ये एक केनाइन दांत हो गया। इधर भी आप जो नुकीला दांत देख रहे हो, ये भी कैसा दांत हो गया? केनाइन दांत हो गया। नीचे में देखो ये भी आप नुकीला जो दांत देख रहे हो, ये भी कौन सा दांत है? आपको केनाइन दांत है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो आपको नुकीला दांत आप देख रहे हो, ये भी कैसा दांत है? आपका केनाइन दांत है। कैसा दांत है? जो आपको केनाइन दांत है। देखो केनाइन दांत की संख्या कितना है? 4। इधर 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, एक है, एक को आप 4 से गुना कर दो, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार प्री मोलर की संख्या कितना होगा? 2 को 4 से गुना करो, 2 चौका 8, तो इसलिए यहाँ पास मैंने लिखा है प्री मोलर की संख्या कितना है? आपका 8 हो जाएगा। फिर मोलर की संख्या कितना है? देखो आपका एक साइड 3 है, एक साइड 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 चौका 12, तो मोलर की संख्या कितना है? जो आपका 12, इसलिए यहाँ पास मैंने क्या लिखा है? देखो यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है भैया, मोलर की संख्या आपका 12।
आगे समझ में? ये टीथ फार्मूला आया कि नहीं आया जल्दी से बता दो राहुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों में टीथ फार्मूला क्या होता है, 2102 डिवाइड बाय 2102। मतलब 2 किसको बता रहा है, 2 बता रहा है नंबर ऑफ इंसाइजर को, 2 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ इंसाइजर को बता रहा है, और 1 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ केनाइन को बता रहा है, और आपका ये 0 नंबर ऑफ किसको बता रहा है, प्री मोलर को, और आपका ये 2 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ मोलर को। मतलब बच्चों में कौन सा दांत स्टार्टिंग में नहीं होता, तो क्या बताओगे, जिसकी संख्या 0 है। तो किसकी संख्या 0 है, इंसाइजर केनाइन प्री मोलर। तो ध्यान रखना आपका बच्चों में, ठीक है। बच्चों में शुरुआत में प्री मोलर दांत है ना, प्री मोलर दांत नहीं होता है, प्री मोलर दांत नहीं होता है, ये आप लोग को याद रखना है, शुरुआत में नहीं होता है ना, तभी तो फार्मूला क्या है, 2102 डिवाइड बाय आपका 2102 हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, आपको बताना जी इंसाइजर दांत, ठीक है। इंसाइजर दांत जो होता है वो बच्चों में सबसे पहले आता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, तो क्या बताओगे आप, इंसाइजर दांत बताओगे, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बाद में कौन सा दांत आता है पूछेगा, ठीक है, सबसे बाद में, ठीक है, सबसे बाद में कौन सा दांत आता है, ठीक है। ये आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बताओगे आप लोग कि सबसे बाद में, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि बच्चों में सबसे बाद में कौन सा दांत आता है, कौन सा दांत आता है, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, बच्चों में सबसे बाद में कौन सा दांत आता है। ये बच्चों के लिए फार्मूला 2102 डिवाइड बाय 2102। बच्चों में सबसे पहले तो आपका इंसाइजर दांत आता है, जबकि सबसे बाद में कौन सा दांत आता है, इसको आप लोग देख के आइएगा और बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि सबसे बाद में कौन सा दांत आता है, ठीक है, सबसे बाद में कौन सा दांत आता है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आप लोग का दांतों के इस सूत्र के बारे में, अर्थात टीथ फार्मूला हो जाएगा, दंत सूत्र हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मैंने बताया था जो आपका जो अक्कल दांत है, अक्कल दांत को वेस्टिगल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात अवशेषी अंग है ना, वेस्टिगल ऑर्गन मतलब अवशेषी अंग, अक्कल दांत है। अगर अक्कल दांत नहीं रहेगा तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दांतों की विशेषता, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ, है ना, दांतों की विशेषता, कि दांतों की कौन कौन सी विशेषता होती है। देखो दांतों की विशेषता, दांतों की दांतों की दांतों की विशेषता, ठीक है। देखो सबसे पहला विशेषता हो जाएगा हेट्रोडेंट, है ना, हेट्रोडोंट 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, विषम दंती। क्या बोलते हैं, विषम दंती। मतलब दांत क्या होते हैं, ये विषम दंती होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दंती। अब ये विषम दंती क्या होता है, जिसको हेट्रोडोंट बोलते हैं, क्या होता है, क्या बताओ कि सभी दांत का जो आकार या शेप है समान रहता है, नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। तो आपका उसका शेप हो गया, है ना, स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि दांत कैसे होते हैं आपका, विषम दंती होते हैं। कैसे होते हैं, जब आपका विषम दंती मतलब उसका शेप स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दांत कैसा होता है, विषम दंती होता है। दूसरा दूसरा आपका दांत क्या होता है, आपका द्विबार दंती, ठीक है, द्विबार दंती होता है। मतलब मैंने आप लोग को बताया था भैया, जो अस्थायी दांत होता है ना, जो आपका अस्थायी दांत होता है, उसी को हम लोग दूध के दांत या टेम्पररी टीथ के नाम से जानते हैं, मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है, एक बार झड़ने के बाद वापस आता है ना। तो आपका 2 बार आ रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, द्विबार दंती। तो आपका दांत क्या होता है, आपका 2 बार आते हैं, अर्थात दांत आपका द्विबार दंती होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे तीसरा विशेषता क्या होगा आपका, तीसरा विशेषता हो जाएगा आपका थीकोडोंट, है ना, तीसरा विशेषता होगा आपका थीकोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट मतलब इसको बोलते हैं गर्त दंती। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्त दंती बोलते हैं। गर्त दंती मतलब देखो, जो हमारा दांत है ना, एक पर्टिकुलर सॉकेट में धसा होता है। आपने देखा होगा जो हमारा दांत होता है, दांत ये एक पर्टिकुलर सॉकेट में है ना, पर्टिकुलर किसमें, सॉकेट में कैसा होता है, जब आपका धसा होता है, सॉकेट में धसा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, गर्त दंती बोलते हैं। मतलब एक गर्त में क्या होता है, धसा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, गर्त दंती बोला जाता है, ठीक है। तो दांतों की विशेषता में पहले देखो, दांत भी आपका विषम दंती होता है। विषम दंती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका शेप अलग अलग होता है सभी दांत का। फिर दांत द्विबार दंती होता है, क्योंकि आपका जो अस्थायी दांत होता है वो आपका 2 बार आता है, ठीक है। फिर मैंने बताया आपका दांत गर्त दंती होता है, मतलब दांत है वो आपका सॉकेट में धसा होता है। किसमें, जब आपका सॉकेट में धसा होता है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका दांतों की विशेषता। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी दांतों की विशेषता है, कौन सा आपका नहीं है करके, है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको डाई डाई आपका
डाइफायोडोंट बोलते हैं, डाइफायोडोंट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन अगर हिंदी में याद रखोगे तो याद रखना द्विबारदंती, है ना, द्विबारदंती हो जाएगा। तो ये दांतों की विशेषता हो जाएगा। मैंने दांतों की विशेषता भी आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भैया, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। बताओ राहुल आया? सीधी सी बात है, विषम दंती इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अलग अलग शेप होता है। द्विबारदंती इसलिए बोल रहे हो क्योंकि वो 2 बार आ रहा है। गर्त दंती इसलिए बोल रहे हो कि दांत एक सॉकेट में, गर्त में क्या आपका धंसा हुआ है, इसलिए गर्त दंती बोल रहे हो। सीधी सी बात है भाई, है ना। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांतों की संरचना इसको हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, है ना। हमारे दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, ठीक है, संरचना कैसा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो दांतों की संरचना। अब देखो ये मैं दांत का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो देखो दांत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, दांत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो कौन से कलर का होता है, जो सफेद कलर का होता है, ठीक है। हालांकि अब सफेद कलर तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आपका स्लाइड ही सफेद है, लेकिन मैं इसको ऐसे ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में सफेद होता है। तो दांत का जो सबसे ऊपर वाला भाग जो सफेद रंग का होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपका इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, इनामेल बोलते हैं, इनामेल। और ये इनामेल जो होता है, ये हमारे शरीर का इनामेल जो होता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सबसे कठोर भाग हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो इनामेल होता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग क्या होता है। ऑप्शन में देता है बोन, तो कई लोग बोन को लगा लेते हैं, लेकिन बोन नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, इनामेल होता है ना। इनामेल जो कहाँ पाया जाता है, हमारे दांत में पाया जाता है। अब देखो कई लोग क्या कहते हैं, दांत को अच्छे से चमकाना करके ना, पूरा ब्रश को इतना तेजी से दांत में वो करते हैं, लगाते हैं, इतना तेजी से लगाते हैं। अगर तेजी से आप लगाओगे तो होगा क्या, आपका इनेमल का लेयर कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जब इनेमल का लेयर पतला होगा तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ना आपका नर्व जुड़े होते हैं, नर्व होते हैं छोटे छोटे, और इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है, मस्तिष्क से। तो अगर इनेमल का लेयर पतला होगा तो क्या होगा, ये जो आपका नर्व है ये हमारे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जैसे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो आपको वही झंझनाहट महसूस होती है, जिसको सेंसिटिविटी कहा जाता है। इसलिए एकदम ज्यादा ब्रश को आप लोग को नहीं घसना चाहिए। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो डेंटिस्ट क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे ब्रश करिए, ऐसे ऊपर नीचे करिए, उसके मूवमेंट को ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम लोग इस प्रकार से करते हैं। ऊपर नीचे करने से इनेमल को थोड़ा कम वो होता है, मतलब उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता इनेमल को ऊपर नीचे करने से, ठीक है। जबकि हम लोग जो जिस वे में करते हैं, इसमें इनेमल की परत का पतला होना का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज और है, हमारे दांत सड़ता क्यों, क्योंकि देखो हमारे पेट में ना एसिड पाया जाता है। आगे पढ़ाऊंगा, जब स्टमक के बारे में पढ़ाऊंगा, तो हमारे पेट में ना एसिड पाया जाता है, जिसको सांद्र HCl बोलते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड। मतलब ये हो जाएगा ना, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड। तो यही हमारे पेट में पाया जाता है। तो जब वो खट्टा ढकार के रूप में हमारे मुख में आता है, तो वही क्या करता है, दांत को खराब करता है। क्या कहते हैं, दांत को खराब। अच्छा देखो, अब खट्टा ढकार आ रहा है मतलब वो क्या है, आपका एसिड है। क्या आपका एसिड है, तो एसिड को कौन मारता है, बेस मारता है। इसलिए दांत के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, नीम का दातुन। नीम के दातुन में आपका बेस, मतलब वो अच्छा एक क्षार का एग्जाम्पल है, वो एक बेस का एग्जाम्पल है। तो एसिड को बेस के द्वारा मारा जाता है, तो नीम का दातुन बेस का एग्जाम्पल है। तो सबसे बेस्ट हमारे दांत के लिए क्या होता है, नीम का दातुन होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो कोचिया लोग होते हैं, कोचिया जानते हो, जो जानवरों को बेचते हैं, है ना, जानवरों को जो बेचते हैं उसको कोचिया बोलते हैं। तो कोचिया लोग कैसे पता लगाते हैं कि जानवर का उम्र कम है ज्यादा है, तो वो लोग जानवरों के ना किसको देखते हैं, दांत को देखते हैं। अगर दांतों की संख्या ज्यादा होती है तो उसको ये पता लगता है कि भैया इसकी उम्र अभी कम है। अगर दांत झड़ गए होते तो उनको ये पता लग जाता है कि अब इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। इस प्रकार से वो दांतों की संख्या को काउंट करके क्या करते हैं, वो लोग आपका उसके एज का पता लगाते हैं, जो कोचिया लोग होते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, देखो एक और क्वेश्चन क्या है आपका, रोडेंट्स जो, ध्यान रखना, रोडेंट्स जीव, रोडेंट्स जीव किसे कहेंगे, रोडेंट्स जीव मतलब कुतरने वाले जीव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुतरने वाले। इसको हिंदी में कुतरने वाले जीव के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कुतरने वाले जीव के नाम से, ठीक है। अच्छा देखो रोडेंट्स जीव में कौन कौन से जीव आते हैं, आपका चूहा हो जाएगा, चूहा के साथ साथ आपका खरगोश हो जाएगा, चूहा और खरगोश, ये दोनों रोडेंट्स जीव में आते हैं। अब देखो भगवान ने इसके शरीर को ऐसा बनाया है कि इसके शरीर में इसका दांत है ना पूरा जीवन भर बढ़ते रहता है। क्या होता है, जीवन भर बढ़ते रहता है। अगर ये चीजों को नहीं कुतरेंगे तो इसका दांत इतना बढ़ेगा, जबड़े में फंस जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपने दांत के
जो लंबाई है उसको छोटा करने के लिए चीजों को कुतरते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अपने प्राण की रक्षा करने के लिए चीजों को कुतरते हैं। हालांकि हमारा नुकसान करते हैं लेकिन अपने प्राण को भी तो बचा रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक आपने कांच का बॉक्स लिया, इसके अंदर आपने चूहा को डाल दिया और आप बढ़िया यहाँ पास एक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक होल बना दिए छोटा सा, इधर आप लोग पूरा चूहा को क्या कर रहे हो, खाना दे रहे हो। ये सब क्या चूहा का खाना है। तो चूहा स्टार्टिंग में खुश रहेगा कि ठीक है मुझे खाना मिल रहा है बढ़िया से करके, ठीक है। लेकिन चूहा को ये पता नहीं है कि भाई उम्र बढ़ने के साथ साथ, है ना, उसका जो आपका दांत है उसका लंबाई भी बढ़ रहा है, समय के साथ साथ उसके दांतों की लंबाई भी बढ़ रहा है। अब ये कांच के अंदर है तो किसको ही कुतरेगा, कांच को थोड़ी ना कुतर पाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा इसका दांत इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, जबड़े को फाड़ कर निकल जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो कुतरने वाले जीव में कौन कौन से जीव आते हैं, आपको ध्यान रखना है, चूहा और खरगोश। इसको रोडेंट्स जीव के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से राहुल, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आगे समझ में। और मैंने बताया था जो इनामेल है ना, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनामेल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और इनामेल के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपका इनामेल होता है ना, इनामेल, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना, ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। किससे, कैल्शियम, ये कैल्शियम और फास्फोरस से जो इनामेल होता है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होता है जी, बना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना। पूछ सकता है कि जो एनिमल, जो हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है, वो किससे बना होता है, तो क्या बताओगे, आपको बताना है ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, जो इनामेल है, जो हमारे बॉडी का सबसे आपका कठोर भाग है, इसको आपका प्रोटेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, इनामेल को प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसको आपका किसके द्वारा, जब फ्लोरीन के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन के द्वारा इसको प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है। और फ्लोरीन हमको किससे मिलता है, तो हमको वाटर से, जल से हमको क्या मिलता है, फ्लोरीन मिलता है। और ये जो फ्लोरीन है क्या करता है, ये आपका इनामेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर देखो, अगर हमारे जल में, अगर हम लोग जो जल जल पी रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, उसमें अगर फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गया, अगर हम लोग जल पी रहे हैं उसमें अगर फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं। क्या होते हैं जब आपका, सड़ने लग जाते हैं। अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो गया तो दांत सड़ने लग जाते हैं, जल में आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन अगर फ्लोरीन की मात्रा कम है, अगर फ्लोरीन की मात्रा कम है, तब उस केस में ज्यादा होता है, जब फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होता है, तब उस केस में होता क्या है, उस केस में क्या होता है, दांत पीले पड़ जाते हैं। अगर ज्यादा होगा तब उस केस में ना, ज्यादा होगा उस केस में क्या होता है, दांत है आपका पीले पड़ जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, ज्यादा होता है उस केस में दांत पीले पड़ जाते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। जबकि आपका कम होता है, तब उस केस में क्या होता है, आपका दांत सड़ने लगते हैं। कम होता है उस केस में क्या होता है, दांत सड़ने लगते हैं, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। मतलब फ्लोरीन की मात्रा भी आपका बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, एक आपका उसका अनुपात आपका बैलेंस होना चाहिए, मतलब आपका ज्यादा न ज्यादा होना चाहिए, ना तो आपका कम होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने किसके बारे में पढ़ा दिया, पूरा आप लोग को टीथ के बारे में पढ़ा दिया, आप लोग को दांत के बारे में आज पूरा पढ़ा दिया। कल हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे यूरिया के बारे में, फिर हम लोग फूड पाइप पढ़ेंगे, फिर स्टमक पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाएंगे। बताओ जल्दी से राहुल, समझ में आया क्लास? बताओ भाई, सीधी सी बात है, इनेमल आपका हार्डेस्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, मतलब ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अब इनामेल के प्रोटेक्शन के लिए फ्लोरीन बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्लोरीन हमको कहाँ से मिलता है, जल से मिलता है। कहाँ से, जल से। अगर फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है जल में, जब उसको हम लोग पियेंगे, तब उसके इसमें दांत है वो आपका पीले पड़ जाता है। लेकिन जब कम होता है तब उसके इसमें दांत सड़ने लग जाते हैं। तो मतलब इसका जो मात्रा है वो आपको बैलेंस होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, आपका संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आज हमारी ये पहला क्लास है। आशा कर रहा हूँ सबको चीजें समझ में आई होगी, है ना। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आया ना राहुल, समझ में आ गया जी, आ गया। बाकी आज ही आपका ये पहला क्लास है, इसके पहले तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। आगे अगर आपके दोस्त यार भाई बहन कोई भी अगर पढ़ना चाह रहे होगे तो डेफिनेटली आप उसको इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ, टेस्ट राहुल सब होगा, टेस्ट सब होगा, बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होता जाएगा, जैसे कि आज एक क्लास हो गया, कल दूसरा, तीसरा, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो 3 क्लास के बाद पूरा टेस्ट होगा, पूरे टॉपिक का क्या होगा, पूरा टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट के लिए आप लोग को रेडी रहना है। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा, आप लोग का टेस्ट चलता जाएगा, है ना। और कल से दो दो क्लास शुरू होगा, जैसे आज एक क्लास ही हुआ है, कल से 2 क्लास हो जाएगा। आपका केमिस्ट्री भी शुरू करूंगा कल, है ना। मतलब मेरा ये टारगेट है कि 45 से 50 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बाकी आप अच्छे से फिर उसको रिवीजन करिएगा। ठीक है, और पहले से एक चीज और बता रहा हूँ, केवल ये आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले प्रयोगशाला परिचारक में ही काम नहीं आने वाला है,
बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाला है। इवन सीजीपीएससी में भी आप पढ़ के जाओगे तो इन सभी तथ्यों को आप लोग को पढ़ के जाना है ना। सीजीपीएससी हो गया, व्यापम हो गया, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सब एग्जाम में आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अच्छा राहुल, इसका ना पीडीएफ, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका जो पीडीएफ है ना, कंटेंट सेक्शन में, जैसे आप ओपन करोगे प्रयोगशाला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला, तो उसमें कंटेंट सेक्शन बना होगा, तो इस पे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।